हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKS सिविल। आप सभी लोगों का है बहुत बहुत स्वागत। शानदार तरीके से मैं आप सभी का इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं MP का बजट। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 9 मार्च 9 मार्च 9 मार्च 2022 को, यानी कि आज के ही दिन इस बजट को जो है दोस्तों पेश किया गया है। और हमारा जो अभी MPPSC का प्रीलिम्स आने वाला है जून 2022 में, उसके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखने की आप सभी लोगों के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि बजट के अंदर पूरा बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। बजट के अंदर जो अमाउंट होता है ना, कि जैसे कि 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, ये सब कुछ हमको याद नहीं रखना होता। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। पूरे बजट में से केवल 6 से 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आज आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब कुछ जो है मैं इस लेक्चर में अंदर आपको कवर करवाऊंगा। शुरू करते हैं बड़े फटाफट तरीके से। देखिए दोस्तों, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, है ना, वित्तीय मंत्री का मतलब क्या होता है? वित्तीय मंत्री का मतलब क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बच्चों को जो है यहाँ पर आराम से कवरेज दूंगा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है श्री जगदीश देवड़ा, उन्होंने जो है मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, बच्चों विधानसभा को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंदर विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि जो बजट बनाया जाता है वो आने वाले साल के लिए बनाया जाता है। अभी 2022 शुरू नहीं हुआ। ये गलती मत करना कि सर 1 जनवरी को 2022 शुरू हो गया था। नहीं बच्चों, 2022 जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2022 को होगा। तो अभी भी ऑलमोस्ट 20 से ऑलमोस्ट क्या 20 दिन बाकी रह गए हैं। 20 दिन बाद जो है आपका अप्रैल 1 अप्रैल से आपका 2022 शुरू होगा। तो आने वाले साल के लिए हमेशा बजट बनाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2022-23 के लिए जो बजट है वो किसने पेश किया है? श्री जगदीश देवड़ा। तो एक क्वेश्चन हमारा इससे बन गया कि किसने पेश किया है, और एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बन गया कि कब पेश किया गया था? 9 मार्च 2022। जैसा कि आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है आत्मनिर्भर भारत, कि जहां पर जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चलाया हुआ है। एक इस बात को जो है आप लोग याद रखिएगा, है ना। और इसीलिए पहला पॉइंट यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार बजट में जो भी चीजें करती है वो सभी की सभी चीजें इसी चीज को ध्यान में रख के करती है कि हमारे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2022-23 के बजट को क्या नाम दिया गया है। तो 2022-23 के बजट को दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है जनता का बजट, यानी कि जो जनता के लिए बनाया जाए, जनता जैसा कहे वैसा बनाया जाए। ये तो खैर नेताओं की फालतू की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है। इसको जनता का बजट जो है कहा जा रहा है। 2022-23 का दोस्तों जो बजट है वो हम एक ऐप है ना, वो एक ऐप है, उसके माध्यम से हम इस बजट को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 44-45 पेज का है। ऐप का नाम बच्चों क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। MP गवर्नमेंट डायरी। ओके, याद रखिएगा ऐप का नाम बच्चों क्या है? MP गवर्नमेंट डायरी। ऐप के माध्यम से हम इस पूरे बजट को देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये बजट वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगा। वेबसाइट का नाम बच्चों क्या है? www.finance.mp.gov.in। ओके, इस बात को जो है आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, ये मैं आपकी जो प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 9 है उसके रेफरेंस में बता देता हूँ। डॉट इन जिस वेबसाइट के एंड में लिखा होता है, मतलब वो वेबसाइट केवल इंडिया के लिए बनाई जाती है, और .gov का मतलब होता है कि वो सरकार की वेबसाइट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कुल विनियोग की राशि
2,79,237 करोड़। अभी मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये विनियोग क्या होता है। दोस्तों विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा निवेश। विनियोग के लिए हम एक और शब्द भी यूज करते हैं, निवेश। इसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की जो सबसे बढ़िया अच्छी खासी इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है। मैं कल को मध्य प्रदेश में जाके इन्वेस्टमेंट करूं, अपना 10 लाख रुपया लगाऊं, तो वो मध्य प्रदेश की सरकार की इनकम हो गई ना। तो इस तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में आता है वो हमारे लिए एक इनकम का स्रोत बन जाता है। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना माना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, तो ये वाला जो अमाउंट है इसको आप याद रख सकते हो, 2,79,237 करोड़। ठीक है। और उसके बाद जो शुद्ध व्यय है, शुद्ध व्यय का बच्चों मतलब क्या होता है। अब भाई देखो, आपके पास पैसा आ रहा है तो खर्चा भी तो हो रहा होगा ना। तो सरकार ने कहा है कि लगभग 2,79,000 के आसपास पैसा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के जरिए, और बाकी जो है जो खर्चा होगा वो लगभग 2,47,715 करोड़ के आसपास हो जाएगा। शुद्ध व्यय को कहा जाता है इंग्लिश में नेट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद लिखा क्या हुआ है, राजस्व घाटा 3,736 करोड़। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दो शब्द का मतलब बता देता हूँ। एक होता है राजस्व घाटा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, और एक होता है राजकोषीय घाटा, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। दोनों ही घाटे हैं, है ना, दोनों ही नुकसान है। लेकिन दोनों नुकसान का सरल शब्दों में मैं आपको मतलब बता देता हूं। रोजमर्रा के दिन में जो नुकसान होता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू नुकसान, यानी कि राजस्व घाटा, और जो ओवरऑल नुकसान होता है उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। मान के चलिए आज के दिन में मेरा टोटल खर्चा हुआ 100 रुपए और मेरी इनकम हुई मात्र 80 रुपए, तो मेरा 20 रुपए से खर्चा ज्यादा हो गया आज के दिन में, तो मेरा राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, 20 रुपए। ठीक है। अब मान के चलता हूं पूरे महीने 100-100 रुपए करके मेरी इनकम कितनी हो गई, पूरे महीने 100-100 रुपए करके मेरी 3,000 इनकम हुई, और हर रोज मेरा, सॉरी, पूरे 100-100 रुपए करके 3,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ पूरे महीने, और मेरी पूरे महीने रोजाना 80-80 रुपए की इनकम हुई। ठीक है। तो क्या हो गया, 2,400 रुपए की मैंने इनकम कमाई, 3,000 के मैंने खर्चे कर दिए, तो पूरे महीने में मेरा टोटल खर्चा कितना ज्यादा हो गया, 600 रुपए से ज्यादा हो गया। तो यहां पर अब मैं पूरे महीने की यानी कि पूरे टाइम की बात कर रहा हूं। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया मेरा राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। ये मैंने आपको सबसे सरल शब्दों में और सबसे मोटे शब्दों में समझाया है, बिना इकोनॉमिक्स के डिटेल में जाए हुए। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा जो रोजमर्रा दिन में हो जाता है, और फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो पूरे साल में टोटल जो घाटा रहता है उसको कहते हैं। इतना क्लियर होता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं इस पेज को साफ कर दूं, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर वही बात आपको जो है बता दी गई है कि भाई आपका राजस्व घाटा कितना है और आपका राजकोषीय घाटा कितना है। फिर यह क्या बोल रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% है। अब ये देखो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, GDP ऑफ MP, मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ऑफ MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश एक साल में जो भी सामान बनाता है या जो भी सेवाएं देता है, जो भी गुड्स बनाता है, जो भी सर्विसेज देता है, बदले में मध्य प्रदेश जो भी पैसा कमाता है उसको क्या कहा जाता है, GDP। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक साल में मध्य प्रदेश ने 100 रुपए का सामान बनाया और 50 रुपए की सेवाएं दी, तो इस एक पूरे साल में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। इस 150 रुपए का 4.56% निकाल लो। ठीक है। तो वो क्या चीज हो गई, वो हो गया हमारा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ये बताया गया इस वाले पॉइंट में आप सभी को। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है, अनुमानित राजस्व प्राप्तियां। दोस्तों इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब मिलना, कि हमें मिल रहा है रोजमर्रा के दिन में हमें जो पैसा मिलता है, जैसे कि सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है और भी अन्य तरीके की फीस होती हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है सरकार को, तो वो सब क्या है, सरकार की कमाई है। तो वही बोल रहे हैं कि अनुमानित जो कमाई लगाई जा रही है सरकार की, वो लगाई जा रही है 1,95,180 करोड़। ये सरकार को जो है राजस्व कमाई हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी की मिल जाएंगी। इसमें क्या क्या शामिल है, देखो, मध्य प्रदेश के खुद के टैक्स भी होते हैं और इंडिया की सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें भी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा होता है। तो मध्य प्रदेश के जो खुद के टैक्स हैं, कि खुद मध्य प्रदेश जो अपना स्टेट लेवल पर जो टैक्स लगाता है, 72,860 तो वहां से कमा लेगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी जनता से टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल टैक्स का 64,107 करोड़, ये भी मध्य प्रदेश के झोले में आके गिरेगा। साथ ही साथ करेत्तर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि ये वो कमाई है जो सरकार को टैक्स के अलावा होती है, तो ये लगभग 13,618 करोड़, ठीक है। साथ ही साथ जो सहायता मिलती है दूसरी जगह से, जो बोरोइंग्स वगैरह मिलती है, जो पैसा सरकार लेती है, वो लगभग 44,595 करोड़, यानी कि टैक्स से जो सरकार ने पैसा कमाया, अदर देन टैक्स जो सरकार ने पैसा कमाया, दूसरे से किसी से सहायता लेके जो सरकार ने पैसा कमाया, वो सब टोटल कमाई हमको पता चल रही है 1,95,180 करोड़। समझ में आ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम वालों को भी शब्द समझ में आ रहे होंगे, आई होप, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखता है, उसके बाद ये लिखता है कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के साल में मध्य प्रदेश की सरकार का जो रेवेन्यू है ना, जो रेवेन्यू है जो कि टैक्स के जरिए आएगा, जो इनकम है वो 13% से बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या कह रही है कि इस साल, आने वाले साल में हम लोग 13% टैक्स ज्यादा कैसे ना कैसे कमा लेंगे, तो इससे मध्य प्रदेश सरकार की इनकम हो जाएगी, है ना। कोई भी बजट हो, सरकार हमेशा यही बोलती है कि आने वाले वक्त में हम इतना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे, होता कुछ नहीं है। उसके बाद क्या बोल रही है सरकार कि भाई 13% हमारी कमाई बढ़ जाएगी और 12% से हमारे खर्चे भी आने वाले साल में बढ़ जाएंगे। पहले से ही खर्चे डिक्लेयर कर दिए। होता क्या है, खर्चे कुछ करते नहीं है, कमाई पूरी ले लेते हैं, खर्चे करते नहीं है, सारा जेब में चला जाता है। फिर बोलते हैं हमने तो शुरुआत में ही बताया था कि 13% कमाएंगे, 12% चला जाएगा, वैसे ही कुछ नहीं बचना था। इस तरीके से ड्रामा जो है इनका चलता है। 13% कमाई करेंगे आने वाले साल में टैक्स के पैसे से, और 12% लगभग जो है इनका खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, ये खर्चा कौन सा बताया है, ये रेवेन्यू खर्चा है। रेवेन्यू खर्चा, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में मतलब समझा देता हूं। रोजाना के तौर पर सरकार के क्या खर्चे होते हैं भाई, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी पेंशन वाले लोग हैं उन सभी का पेंशन देती है मध्य प्रदेश की सरकार, तो वो आपके रोजमर्रा के खर्चे हो गए सरकार के लिए, ठीक है। बाकी सरकार पूरे साल में कहीं कोई बहुत बड़ी सड़क बनवा दे, कहीं कोई बहुत बड़ा पुल बनवा दे, तो ये खर्चे क्या हैं, ये खर्चे रोजाना नहीं होते, कभी कोई स्कीम आ गई तो बन गया, ठीक है ना। तो जो बड़ा खर्चा होता है, जो बड़ा खर्चा होता है, जिस जिस खर्चे के होने की वजह से हमारी जो संपत्ति है वो बढ़ती है, जैसे कि अगर मैंने खर्चा सड़क पे किया तो सड़क आ गई मेरे पास, अगर मैंने खर्चा एक पुल बनाने में किया तो पुल आ गया मेरे पास। लेकिन जो खर्चा मैं पेंशन देने में करता हूं उसके बदले में मुझे कुछ मिलता थोड़ी ना है ना। तो जिस खर्चे के बदले में मेरी पूंजी में कोई वृद्धि ना हो, मेरी असेट्स में कोई इंक्रीमेंट ना हो, उसको मैं कहूंगा राजस्व खर्चा, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि ये खर्चा करने के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के लोगों को पेंशन बांट रहा हूँ, उसके बदले में मुझे एज अ सरकार कुछ नहीं मिल रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ये वो होता है जिसके बदले में मुझे कुछ मिला। सड़क पे खर्चा किया, मेरे पास एक सड़क आ गई,
पुल पे खर्चा किया, मेरे पास एक पुल आ गया, यानी कि मेरी पूंजी किसी ना किसी तरीके से बढ़ रही है। तो इन दोनों ही तरीके के खर्चों में 12% और 20.7% का जो है इनमें इंक्रीमेंट बच्चों आना है। ठीक है जी, सिंपल है, कोई समस्या वाली बातचीत नहीं है। इसको मैं बच्चों साफ कर देता हूँ और इसको जो है हम लोग थोड़ा जरा खिसका के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है आपसे, फिर वापस से वही कह रहा है पूंजीगत परिव्यय। इसका मतलब भी दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी जो पूंजीगत व्यय पढ़ा था ये वही चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का जो जीडीपी होगा उसका 4.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये सब चीजें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं आपको शब्द समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, जो रोजमर्रा के दिन में जो हमारे नुकसान हो जाते हैं उनकी बात कर रहा है कि जो नुकसान है वो हमारे कम हो जाएंगे, वो हमारे डाउन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जितना हमको रेवेन्यू रिसिप्ट मिलेंगी, जितनी हमको राजस्व प्राप्तियां मिलेंगी, लगभग उसका 11.4% जो है हमारा ब्याज चुकाने में चला जाएगा, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार कहती है। इतना क्लियर हुआ? पक्का? अब देखो यहां से बजट की अन्य कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको दोस्तों एज सच याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ की जो लिंक है, जो आपका कमेंट बॉक्स होता है ना, नीचे आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, वहां पर मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, आप लोग सिंपल इसको डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। इन सबको, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो स्कीम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। स्कीम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको देखिएगा, यहाँ पर जो है अपने लिए एक जरूरी बात है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा मिट गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, ये पूरे अल्फ़ाबेट्स ही गड़बड़ हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं जो है आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर एक योजना लिखी हुई है दोस्तों, अटल कृषि ज्योति योजना, जिसके लिए सरकार ने 4,592 करोड़ का जो है खर्चा सेट किया है कि भैया इस स्कीम को हमें इतना पैसा देना है। तो इस स्कीम के बारे में जरा आप लोग समझ लो। ये जो अटल कृषि ज्योति योजना है ना, ये मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएम साहब हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने लॉन्च करी थी ये। और लॉन्च करते वक्त उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो घरेलू उपयोग है, यानी कि हाउस होल्ड जो यूज है, घरों को तो 24 घंटे बिजली दी जाएगी, क्योंकि घर को बिजली देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो कृषि करते हैं, जो लोग जिनके पास एग्रीकल्चर कनेक्शन ले रखा है जिन्होंने बिजली का, उनको कम से कम 8 घंटे बिजली दी जाएगी, क्योंकि खेती में बिजली बहुत ज़्यादा लगती है। तो उनको कम से कम 8 घंटे तो दो कि 8 घंटे अपना ट्यूबवेल वगैरह पानी वगैरह चला सकें। तो याद रखिएगा, अटल कृषि ज्योति योजना में जो घरेलू काम है, जो घर हैं, उनको 24 घंटे बिजली देने का बात करी गई है, और जो कृषि संबंधित है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, उनको कम से कम 8 घंटे बिजली दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जहां पर आपको कंफ्यूज करके घुमा सकता है। इसी के बाद दोस्तों एक और है अटल के नाम से, जिसका नाम है अटल गृह ज्योति योजना। वो क्या था? कृषि ज्योति योजना। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं, ये है अटल गृह ज्योति योजना। अब ये अटल गृह ज्योति योजना का 2022 में नाम बदला गया था, मैं आपको बता देता हूं। पहले ये थी इंदिरा गांधी ज्योति योजना, IGJY। अब इसका नाम बदल के अटल गृह ज्योति योजना कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अटल गृह ज्योति योजना का पहले नाम क्या था? इंदिरा गांधी ज्योति योजना। इसका नाम बदल के किया गया है अटल गृह ज्योति योजना। इसका लक्ष्य बच्चों क्या है? इसका लक्ष्य जो है 24 आवर बिजली दी जाए, और जो घर हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जो भी हैं जहां पर प्रॉपर बिजली नहीं पहुंच पा रही, वहां पर LED लाइट लगाई जाए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसमें LED लाइट लगाई जाए।
7-7 वॉट के बल्ब होते हैं, एलईडी लाइट जो है लगाई जाए, जिससे बिजली की खपत भी कम हो और सबको जो है रोशनी दी जा सके। ये थे दोस्तों आपके एमपी के गवर्नमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करे। इसमें हमने फैक्ट भी डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करे, और जो स्कीम रिलेटेड बातें थी वो भी करी। बाकी जो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊपर जो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल खर्चा, ये सारे जो बताए थे वो 2-4 आप लोग याद रख सकते हैं। उसके अलावा केवल आपको सिंपली रीडिंग लगानी है। मैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि मेरा कंप्लीट एमपीपीएससी का ऑनलाइन कोर्स चलता है मेरे ऐप पर, जिसका नाम है एकेएस सिविल। आप प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आप एकेएस सिविल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मात्र 1999 की फीस में कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस लेक्चर, सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड होंगी विद नोट्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है, जिसके माध्यम से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इंदौर में रहते हैं या इंदौर ऑफलाइन पढ़ने आना चाहते हैं तो मई से मेरी ऑफलाइन एकेडमी भी शुरू हो रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी बातचीत हो, आप या तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।